कल्पना कीजिए, आप और आपके 3 सबसे खास दोस्त आधी रात को एक ऐसे खंडहर में कदम रखते हैं जहां सदियों से सिर्फ मौत का साया मंडरा रहा है, जहां दीवारों पर खून के धब्बे हैं, जहां हर कोना चीखता है, जहां रात के अंधेरे में आपको अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं होता। और फिर एक एक करके आपके दोस्त अजीब तरीके से गायब होने लगते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उसी खूनी खंडहर की रहस्यमयी और डरावनी रात में, जहां 4 दोस्तों ने हिम्मत तो दिखाई, पर क्या वे सब जिंदा लौट सके, या उस खंडहर ने एक बार फिर अपनी खूनी भूख मिटा ली। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप भी डर के रोमांच को महसूस करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए और भी डरावनी कहानियां लाते रहें। तो चलिए, आइए अब कदम रखें उस खूनी खंडहर की सड़ी हुई, सन्नाटे से भरी मौत की गलियों में, जहां हर दरवाजा आपको निगलने के लिए खुला है और हर परछाई मौत की सौगात लेकर आपके पीछे खड़ी है। रात के लगभग 9 बजे थे। शहर के बाहरी हिस्से में घने जंगलों के बीच छिपा वह खंडहर चांद की हल्की रोशनी में भी भूतिया लग रहा था। चारों दोस्त विवेक, अमन, राहुल और समीर कार से उतरे और एक बार फिर एक दूसरे की ओर देखा। डर सभी के चेहरे पर साफ झलक रहा था, पर हिम्मत दिखाने का नाटक जारी था। चलो यार, डरने का नहीं, मर्द बनो, समीर ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में खुद कंपी थी। खंडहर का फाटक जंग लगा हुआ था। जब समीर ने उसे धक्का दिया तो एक भयानक चरमराहट के साथ वह दरवाजा खुल गया। अंदर से एक सड़ीगली बदबूदार हवा का झोंका आया। जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें घूरते हुए स्वागत किया हो। हवा में नमी और कुछ अजीब सी घुटन थी। अंदर का दृश्य और भी खतरनाक था। दीवारें टूटी फूटी थीं, जिन पर पुराने खून के निशान अब भी धब्बों की तरह जमे हुए थे। फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े, टूटे हुए फर्नीचर और दीवारों से लटकती जले हुए कपड़ों की पट्टियां किसी पुराने नरसंहार की गवाही दे रहे थे। यार, कुछ अजीब है यहाँ, राहुल ने फुसफुसाकर कहा। लग रहा है कोई हमें देख रहा है। हवा है यार, हवा, अमन ने दिलासा दिया, लेकिन खुद उसकी आवाज कांप रही थी। जैसे जैसे वे खंडहर के अंदर बढ़ते गए, अजीब अजीब आवाजें उनके कानों में गूंजने लगीं, किसी के फुसफुसाने की, किसी के कराहने की, किसी के चीखने की। हर कोने से ऐसा लगता जैसे परछाइयां सरसराकर उनके पास से गुजर रही हों। चलो ऊपर चलते हैं, वहां से पूरा खंडहर दिखेगा, विवेक ने सुझाव दिया। वे लकड़ी की एक पुरानी सीढ़ी पर चढ़ने लगे जो हिलती और चरमराती थी। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा गलियारा दिखा, जिसके दोनों ओर कमरे थे। गलियारे के आखिर में एक बड़ा सा कमरा था, शायद कभी राजा का सभाकक्ष रहा होगा। वे उसी कमरे में गए। वहां का माहौल सबसे ज्यादा भारी था। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ सिंहासन पड़ा था। उसके चारों तरफ जले हुए दियों के अवशेष और काले पड़े फूल बिखरे हुए थे। दीवार पर खून से कुछ लिखा था, यहां से कोई नहीं बचता। ये मजाक नहीं है, अमन ने कांपती आवाज में कहा। तभी अचानक कमरे की बत्तियां, जो कभी थी ही नहीं, झिलमिलाने लगीं। दीवारों पर परछाइयां उभरने लगीं, कुछ हाथ, कुछ चेहरे, कुछ चीखते मुंह। भागो यहां से, समीर चिल्लाया। चारों दोस्त उल्टे पैर दौड़े। लेकिन जैसे ही वे गलियारे में आए, पूरा खंडहर हिलने लगा। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। सीढ़ियां गायब हो गईं। रास्ता अब सिर्फ अंधेरे में खो गया था। अब क्या करें? राहुल चीख पड़ा।
शांत रहो, कोई रास्ता ढूंढते हैं, विवेक ने कहा, जो हमेशा सबसे समझदार माना जाता था। वे दीवारों को टटोलते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी समीर के सामने अचानक एक साया प्रकट हुआ, सफेद कपड़े में लिपटा एक विकृत चेहरा। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। समीर चीखता हुआ पीछे गिर पड़ा। वो। लेकिन जब बाकी दोस्तों ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। समीर बुरी तरह कांप रहा था। विवेक ने उसे उठाया और आगे बढ़ने का इशारा किया। तभी राहुल ने देखा कि फर्श पर खून की ताजा बूंदें टपक रही थीं, पर ऊपर कोई नहीं था। हम यहां फंस गए हैं, अमन ने फुसफुसाया। हिम्मत रखो, रास्ता जरूर मिलेगा, विवेक ने कहा, खुद को भी दिलासा देते हुए। वे एक अंधेरे कमरे में घुसे, जहां अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। वहां एक पुराना झूला था जो बिना किसी हवा के अपने आप हिल रहा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था, जिसमें अंधेरे में सिर्फ अपनी डरावनी परछाइयां दिखाई दे रही थीं। आईना कुछ कह रहा है, राहुल ने कहा। उसने गौर किया कि आईने में लिखा था, एक मरा, 3 बाकी। क्या मतलब? समीर घबराया। यहां से निकलना होगा अभी, विवेक ने कहा। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। और तभी समीर गायब हो गया। एक पल पहले उनके साथ खड़ा समीर अब वहां नहीं था। उसकी चीखें सुनाई दीं, पर वह कहीं दिखा नहीं। समीर! तीनों ने चीखते हुए उसे पुकारा। लेकिन जवाब में सिर्फ एक दर्दनाक चीख गूंजी, फिर सन्नाटा छा गया। हमें उसे ढूंढना होगा, राहुल बोला। वे तीनों पागलों की तरह अलग अलग दिशा में दौड़ने लगे। गलियारों में अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे, सिर कटे पुतले, दीवारों से रिश्ता खून और फर्श पर घिसटती परछाइयां। अचानक अमन भी गायब हो गया। एक काली धुंध ने उसे घेर लिया और वह चीखते हुए अंधेरे में समा गया। अब सिर्फ विवेक और राहुल बचे थे। राहुल, हम यहां से बाहर निकलना होगा। राहुल, हम यहां से बाहर निकलना होगा, विवेक ने चिल्लाया। लेकिन तभी राहुल के सामने वही विकृत चेहरा फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखों से आग निकल रही थी। राहुल चीखते हुए पीछे भागा, पर दीवार से टकराकर गिर पड़ा। जैसे ही विवेक उसकी मदद के लिए दौड़ा, एक ठंडी सी हथेली ने उसे जकड़ लिया। तुम नहीं बचोगे, एक सरसराती आवाज कानों में गूंजी। विवेक ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और राहुल को पकड़कर खींचा। दोनों अंधेरे में भागने लगे। लेकिन हर दरवाजा बंद, हर खिड़की सील, हर रास्ता जाल में बदल चुका था। अब खंडहर का हर कोना जीवित हो चुका था। दीवारों से निकलते हाथ, फर्श से उठती परछाइयां, छत से झूलते अजीब प्राणी। मौत उनके हर कदम पर नाच रही थी। विवेक और राहुल अब पागलों की तरह अंधेरे में भाग रहे थे। उनके पसीने से तर चेहरे, कांपते हाथ और बेतहाशा धड़कता दिल सब इस बात की गवाही दे रहे थे कि अब मामला सिर्फ डर का नहीं, बल्कि जान बचाने का था। खंडहर के गलियारों में भटकते भटकते वे एक बहुत बड़े हॉल में पहुंच गए। वहां दीवारों पर टंगी पुरानी चित्रकारी में खून के सीन उकेरे गए थे, युद्ध, बलि और तंत्र साधना के भयानक दृश्य। बीच हॉल में एक पुराना पत्थर का चबूतरा था, जिस पर अजीब सी काली मूर्ति रखी थी। मूर्ति की आंखें लाल पत्थरों से जड़ी थीं, जो हल्की हल्की चमक रही थीं। हॉल के चारों ओर अनगिनत दरवाजे थे, पर हर दरवाजा एक अनजाने अंधेरे में खुलता था। इधर चलो, विवेक ने राहुल का हाथ पकड़ा। वे दोनों एक दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने सीढ़ियां नीचे की ओर जाती दिखीं। नीचे से ठंडी और भारी हवा का झोंका आया।
डर के बावजूद दोनों ने फैसला किया कि ऊपर तो कोई रास्ता नहीं बचा, शायद नीचे से बाहर जाने का कोई छुपा रास्ता मिल जाए। वे नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां अंधीन लग रही थीं। हर कदम के साथ ऐसा महसूस होता कि वे और गहरे अंधेरे में डूबते जा रहे हैं। नीचे एक छोटा सा तहखाना था, फटी पुरानी ईंटों से बना, जिसमें दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई बचने की कोशिश कर रहा हो। तहखाने के बीच में एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर जंजीरें जमी हुई थीं। क्या करें? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। खोलो इसे, विवेक ने साहस जुटाकर कहा। दोनों ने मिलकर दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराकर खुला और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। एक तेज बदबूदार हवा का झोंका उनके चेहरों पर पड़ा, जिससे उन्हें घुटन सी महसूस हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद उनके पीछे से बंद हो गया। अब वे एक सुरंगनुमा रास्ते में थे। दीवारों से पानी टपक रहा था और फर्श कीचड़ भरा था। सुरंग के अंदर अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कोई रहस्यमय मंत्र बड़बड़ा रहे हों। राहुल बुरी तरह डर चुका था। हम मर जाएंगे यार, मर जाएंगे। वह रोने लगा। नहीं, हम बचेंगे, विवेक ने खुद को मजबूत करते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज भी भीग चुकी थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। सुरंग के किनारों पर छोटे छोटे कमरे थे, जिनके अंदर से कराहने की आवाजें आ रही थीं। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई दरवाजे के पीछे से उन पर नजर रख रहा हो। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक बेहद डरावना दृश्य उनके सामने आया। अंदर कई अधजले शव, जिनकी आंखें अब भी खुली थीं, दीवार से टंगी हुई थीं। उनमें से एक की आंखें सीधे विवेक को घूर रही थीं। चलो यहां से, विवेक चिल्लाया। दोनों आगे भागे। सुरंग अब और भी तंग होती जा रही थी, मानो खुद उन्हें अपने भीतर समाने के लिए सिकुड़ रही हो। फिर एक मोड़ पर पहुंचते ही सामने एक बड़ा सा खुला हॉल आ गया। हॉल के बीचों बीच एक विशाल तांत्रिक मंडल बना था, जिसमें कई काले कबूतरों की मरी हुई लाशें बिखरी पड़ी थीं। हॉल के चारों ओर काले चोगे पहने कुछ आकृतियां खड़ी थीं, बिना चेहरा, बिना आंखें, बस काली परछाइयां। उन परछाइयों ने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और एक साथ बोलना शुरू किया। तुम आ ही गए, अब तुम्हारी आत्माएं हमारी होंगी। राहुल और विवेक पीछे हटने लगे, लेकिन फर्श जैसे अब कीचड़ में बदल चुका था। उनके पैर उसमें धंसने लगे। वे जितना बाहर निकलने की कोशिश करते, उतना ही अंदर धंसते जा रहे थे। उन काली आकृतियों के बीच से एक ऊंची कदकाठी वाली परछाई निकली। उसका चेहरा एक जली हुई और सड़ी हुई खोपड़ी जैसा था। उसने अपनी काली उंगलियां उठाईं और दोनों दोस्तों के ऊपर कोई मंत्र फेंका। एक भयंकर चीख के साथ राहुल हवा में उठा और दीवार से टकराकर गिर पड़ा। विवेक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी ताकत भी जवाब देने लगी थी। यह यह सब किसने किया? विवेक चीखा। हमने, सदियों से इस खंडहर में हर उस आत्मा को जो यहां आई हमेशा के लिए कैद कर लिया। एक सरसराती आवाज चारों ओर गूंजने लगी। विवेक को अब दिखा, हर काली आकृति के पीछे उन दोस्तों की झलकियां भी दिख रही थीं जो पहले गायब हुए थे। समीर, अमन, अब वो भी उन परछाइयों का हिस्सा बन चुके थे। उनकी आंखें खाली थीं, चेहरा पत्थर जैसा। उन्होंने विवेक की तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं, मैं नहीं बनूंगा तुम जैसा। विवेक ने चिल्लाते हुए अपनी पूरी ताकत से खुद को उस कीचड़ से खींचा। एक भारी संघर्ष के बाद वह बाहर निकला। लेकिन राहुल राहुल वहीं धंसता चला गया। उसकी चीखें खामोश हो गईं। अब विवेक अकेला था।
पूरे हॉल में एक भारी सन्नाटा छा गया। काली आकृतियां अब उसे घेरे हुए थीं। लेकिन तभी दीवार के एक कोने में उसे एक पुराना धुंधला दरवाजा दिखा, शायद वही एकमात्र रास्ता था बचने का। विवेक ने अपनी पूरी जान लगाई और उस दरवाजे की ओर दौड़ा। परछाइयां उसके पीछे दौड़ने लगीं। दरवाजे से निकलते ही वह एक संकरी सुरंग में पहुंच गया। सुरंग में दौड़ते दौड़ते उसके हाथ पांव जख्मी हो गए, कपड़े फट गए, पर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार सुरंग का दूसरा सिरा एक झाड़ियों के बीच खुलता था। विवेक ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और बाहर आ गया। ठंडी रात की हवा उसके चेहरे पर लगी। वह बाहर था। वह जिंदा था। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो खंडहर अब एकदम सामान्य दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, अंदर कोई हलचल नहीं। थका टूटा खून से लथपथ विवेक सड़क तक भागा और मदद के लिए चिल्लाया। कुछ गांव वालों ने उसे देखा, दौड़कर आए और उसकी हालत देखकर चौंक गए। तू वहां से जिंदा कैसे बचा? एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला। कहां से? विवेक ने कांपते हुए पूछा। उस खंडहर से। वहां से कोई कभी जिंदा नहीं लौटा। विवेक ने सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन लोग सिर हिलाकर उसे चुप करा देते। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो खंडहर एक पुरानी हवेली थी, जहां सदियों पहले एक तांत्रिक ने 108 निर्दोष लोगों की बलि दी थी और फिर खुद को भी जिंदा जला डाला था। उसकी आत्मा अब भी उस हवेली में हर नई आत्मा को फंसाकर अपना तंत्र मजबूत करती रहती है। विवेक ने गांव वालों की मदद से शहर लौटने की कोशिश की। वह हर रात डरावने सपने देखने लगा। समीर, अमन और राहुल उसे बुलाते थे। उनका खून से सना चेहरा, उनकी फटी हुई आवाजें उसे पुकारती थीं। वह डॉक्टर के पास गया, दवाइयां लीं, मंदिरों में गया, पूजा करवाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हर रात 3 बजे, वही समय जब वे खंडहर में घुसे थे, उसे अपने कमरे के कोने में परछाइयां दिखाई देतीं। धीरे धीरे विवेक का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। एक रात आखिरकार विवेक की चीख सुनकर पड़ोसी भागे भागे आए। उन्होंने जो देखा, उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। विवेक का शरीर हवा में लटका हुआ था, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और दीवार पर खून से लिखा था, अब वह भी हमारा हो गया। खंडहर ने अपना काम पूरा कर लिया था। चारों दोस्त अब हमेशा के लिए उस खूनी हवेली का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी जो भी उस खंडहर के पास जाता है, उसे रात के अंधेरे में 4 परछाइयां खड़ी दिखती हैं, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हैं और फिर गायब हो जाती हैं।